बदउनवानी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले बचेंगे नहीं। उसी पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए था, मगर ये लोग जो है तो वो गुड़िया गुड्डे का खेल खेलते थे। आज यहाँ घर बना लिए, वहाँ पैसा खर्च कर दिए, बाद में बोले ये सही नहीं है तो चलो दूसरा घर बना लेंगे, वहाँ सही नहीं है चलो अब तीसरा घर बना लेंगे। तो तुमने जो पहला बनाया था सोच समझ करके क्यों नहीं बनाया? दूसरा राउंड चलाने की बात करने लगे कि अब कोरोना का दूसरा राउंड भी आने वाला है। ये बात बार बार सामने आ रही है कि इंतजामात कम थे, दवाखानों में सहूलतें नहीं थी, यहाँ तक कि मरीजों को पीने के पानी भी नहीं दिया गया। पीने के पानी के लिए मरीज चिल्लाते रहे, पानी पानी करते रहे, उसको उन मरीजों को पानी भी नहीं मिला। सरकारी रिकॉर्ड पर सिर्फ 64 अमवात हैं और सैकड़ों लोग की जो मौत हुई, सरकार उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रही है। आवाम का इल्ज़ाम है कि सरकारी इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से सैकड़ों जानें गई हैं, इसलिए उसकी तहकीकात होना ज़रूरी है। कोरोना बीमारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन सख्ती से लागू किया गया, उसके काफ़ी दिनों के बाद मालेगांव में कोरोना शुरू हुआ तो ये क्यों हुआ? अब वो पॉजिटिव मिलने की वजह, बहुत तेज़ी से पॉजिटिव मिलने लगे, उसकी बुनियाद पर सारे दवाखाने बंद कर दिए गए, सरकारी दवाखाने भी बंद थे। इसकी वजह से जो दूसरी बीमारियों में मुब्तला अफराद थे उनको वक्त पे मुनासिब इलाज नहीं मिला, बहुत सारी कीमती जानें चली गई। उसमें अवामी चर्चा ऐसी है कि 1200 के करीब अमवात हुई है, जिसमें शहर की बहुत मशहूर शख्सियात का भी इंतकाल हुआ है, मगर सरकार उसकी तरफ तवज्जो देने को तैयार नहीं है, इसलिए कि सरकार की सारा फोकस, सारी तवज्जो सिर्फ कोरोना के ऊपर है और कोरोना के ताल्लुक से जो रिपोर्ट ऊपर जा रही है उसमें सिर्फ 64 अमवात का इंदराज है। इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह से सब लोग जो है तो वो इत्मीनान से बैठे हुए और वो कोरोना के अगले राउंड का इंतज़ार कर रहे हैं। जो कुछ पिछले दिनों हुआ, जो मौत का आतंक हमने देखा है, उसके पस मंज़र में ज़रूरी है कि पिछले दिनों जो अमवात हुई उसकी सही तादाद सामने लाई जाए और वो अमवात क्यों हुई उसकी तहकीकात की जाए, मरने वालों को इंसाफ और मुआवजा दिया जाए, उनके अहले खाना को मुआवजा दिया जाए और जिन लोगों की वजह से जाने गए उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आगे कोई इस तरह के लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ ना कर सके। इसी तरह अगर किसी अवामी नुमाइंदे ने अपनी नुमाइंदगी का हक अदा नहीं किया होगा, सरकारी ऑफिसरान, डॉक्टर और कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई होगी तो उन पर भी कार्रवाई हो और इन दिनों जो कुछ पैसा खर्च किया गया उसकी भी तहकीकात करके बदउनवानी और भ्रष्टाचार करने वालों को भी सामने लाना चाहिए। इन तमाम मामलात के लिए शहरी सतह पर एक कमेटी बना करके तहरीक चलाने के लिए कुछ दिनों से मशवरा चल रहा था, मगर जिस तरह इंतज़ामिया की जानिब से बड़ी तेज़ी से कोरोना के दूसरे राउंड की आगाही दी जा रही है, इसके मद्देनज़र वक्त से पहले बेदार होना ज़रूरी है। ऐसा समझा गया कि वक्त से पहले अगर हम लोग इंसाफ की आवाज़ उठाएंगे तो आगे ये नाइंसाफ़ी जो पिछले दिनों हुई वो नहीं हो सकेगी। इसीलिए इंतहाई उजलत में हमने मीटिंग लेकर के तहरीक इंसाफ कमेटी बनाने का ऐलान किया। वक्त कम था, शहर के हज़ारों ऐसे लोग हैं जो इस इंसाफ की तहरीक में शामिल होना चाहते हैं, मगर कम वक्त की वजह से हम तमाम लोगों तक पहुंच नहीं सके थे और जो कानून लागू है सोशल डिस्टेंसिंग का, संचार बंदी का, उस कानून के तहत भी हम लोग बहुत बड़ी मीटिंग नहीं ले सकते। इसलिए हमने जो भी थोड़े लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग ले ली और तहरीक इंसाफ कमेटी का ऐलान कर दिया। मीडिया के ज़रिए से हम लोग जो है तो आवाम से, जो इंसाफ पसंद आवाम है, उनसे अपील करेंगे कि वो लोग इस तहरीक में शामिल हों और हम लोग अपनी कमेटी की तरफ से कुछ लोगों को जिम्मेदारी देंगे कि वो शहर की तमाम मिली तंजीमों से, बज़मों से, कल्बो अदारों से रब्ता करके उनको इस तहरीक में शामिल करने की दावत देंगे। शहर के तमाम लोगों को हम साथ में लेंगे। हम लोग ऐसे भी कुछ लोगों को जिम्मेदारी देने वाले हैं कि जो तमाम कब्रस्तानों में और शमशान भूमि में जा कर के जो अमवात हुई उसके सही रिकॉर्ड वो हासिल करेंगे और उन सही रिकॉर्ड को हासिल करने के बाद में हम सरकार के सामने उन रिकॉर्ड को पेश करेंगे। जो दवाखाने बंद थे, इलाज नहीं मिला, उसके कागजात भी हम देखेंगे और वो कागजात को भी हम लोग जो है तो वो सरकार के सामने पेश करेंगे। आज सिर्फ आवाम नहीं बल्कि सरकारी ऑफिसरान, ख़ास तौर से वो जो पुलिस इंतज़ामिया के लोग जो रात दिन अपनी जान पर खेल करके ड्यूटी करते थे, वो भी इस बीमारी का शिकार हुए। जो नौजवान हमारी हिफाजत के लिए आए थे उनको भी अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाना पड़ी।
तो इसलिए ये बहुत बड़ी बदउनवानी है, बहुत बड़ा काम है। इसकी तहकीकात होना चाहिए कि इसमें किसकी लापरवाही है, और जिनकी भी लापरवाही है उनको करार वाकई सज़ा मिले। उसके लिए अगर हम सरकार से मुतालबा करेंगे, सरकारी ऑफिसरान से रब्ता करेंगे, वज़रा तक जाएंगे, और अगर वहाँ सरकार में हमारी बात नहीं सुनी गई तो कोर्ट में रिट पिटिशन दाखिल करके कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक सिटिंग जज के ज़रिए तमाम मामलात की इंक्वायरी करने का मुतालबा हम लोग रखेंगे और उसके लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। एक बात ख़ास तौर से हम खुलासा कर दें, हम किसी फ़र्द वाहिद की तरफ, किसी तंजीम की तरफ, किसी एक अकेले ऑफिसर की तरफ हम उंगली नहीं उठा रहे हैं। हम लोग किसी को भी मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहते। शहर हमारा है, शहर के सारे लोग हमारे हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे कॉरपोरेशन के लोग हों, चाहे वो अवामी नुमाइंदे हों, ये सब हमारे लोग हैं। लेकिन जिनकी जानें गई है वो भी हमारे बहुत प्यारे लोग थे, और हम उनकी जानों की कीमत के बदले किसी से समझौता भी नहीं कर सकते। जिन्होंने अपनों को खोया है, ख़ास तौर से ये सूफी नूरुल साबरी साहब हैं, डॉक्टर इखलाक अंसारी साहब उस्मानी साहब हैं, इस तरीके से और भी पूरे शहर भर में जो साबिक मेयर चंद दिनों पहले जो शहर के अव्वलीन शहरी थे मेयर, उनकी भी जान चली गई, मगर उस पर भी किसी की तवज्जो नहीं है कि इतनी कीमती जाने गई है। तो जो जाने गई है वो भी हमारे बहुत करीबी थे। अगर कोई गुनहगार होगा तो फिर वो हमारा अपना भी होगा, तो हम उसको बख्शेंगे नहीं, मगर हम किसी को गुनहगार नहीं ठहराते। हम चाहते हैं कि सरकार इंक्वायरी कमेटी नामजद करे और वो कमेटी तय करे कि कौन गुनहगार है। इंक्वायरी में जो सामने आएगा उस गुनहगार के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ये हम लोग कोशिश करेंगे। कि सरकार तो सिर्फ मानती है कि 64 लोग ही इंतकाल किए, उनके पास सिर्फ 64 का आंकड़ा है। तो हम लोग जो अपने जिम्मेदार नामजद कर रहे हैं, ये लोग जाएंगे कब्रस्तानों में और शमशान भूमि से मैयत के रिकॉर्ड लाएंगे, और वो रिकॉर्ड 2017, 2018, 2019 का भी निकालेंगे, ताकि हम दोनों सब बातों को सामने रख के खुलासा कर सके कि ये जो अमवात हुई है ये गैर फितरी और गैर मामूली है। आम तौर पर ऐसा नहीं होता जैसा इस मर्तबा हुआ है। इसलिए हम लोग जो है पहले अमवात का रिकॉर्ड लेकर के फिर इनसे मुतालबा करेंगे। यहाँ पर मेमोरेंडम देने के बाद हम लोग डायरेक्ट हुकूमत से, क्योंकि इसमें जो है हम किसको बोलेंगे, यहाँ प्रांत ऑफिस, तहसीलदार, प्रांत ऑफिसर, म्यूनसिपल कमिश्नर और कलेक्टर, ये सब लोग तो लगे हुए थे। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इनमें से किसी की गलती हो, तो फिर हम जिसने गलती की उसी से फरियाद करने कैसे जाएंगे, या उसी से हम इंसाफ की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम डायरेक्ट हुकूमत से मुतालबा करेंगे, और हुकूमत ने नहीं माना तो हम कोर्ट जाएंगे। हम लोगों को बार बार पूरे शहर में, पूरे मीडिया, सोशल मीडिया पर चर्चा में और बहुत सारे प्रिंट मीडिया में भी ये बात बार बार सामने आ रही है कि इंतज़ामात कम थे, दवाखानों में सहूलतें नहीं थी, यहाँ तक कि मरीज़ों को पीने के पानी भी नहीं दिया गया। पीने के पानी के लिए मरीज़ चिल्लाते रहे, पानी पानी करते रहे, उसको उन मरीज़ों को पानी भी नहीं मिला। अगर ये हकीकत मंजर आम पर है, ऐसे वीडियो क्लिप चल रहे हैं कि जिसमें मरीज़ पानी के लिए चिल्ला रहा है, अगर ये नवैयत है, उसके बाद फिर करोड़ों रुपया किनके लिए खर्च किया गया। जो भी अखराजात करने की अगर इनको इजाज़त दी गई थी तो वो बीमारी की रोकथाम के लिए दी गई थी, मरीज़ों का इलाज करने के लिए दी गई थी। और मरीज़ों की तरफ से ये शिकायत है कि उनको पानी भी नहीं मिला, वक्त पर दवाएं नहीं मिली, साफ़ सफाई नहीं थी वहाँ पर, कचरों के अंबार, दवाखानों के अंदर से कचरों के अंबार की वीडियो क्लिप आई है। तो फिर वो कहीं ना कहीं उसमें बदगुमानी तो है। हम लोग जो है तो जो अमवात के रिकॉर्ड ले करके कि ये जो अमवात हुई है, क्योंकि मैं बोला ना कि कोरोना से वो सिर्फ 64 बोल रहे हैं, लेकिन जो 1200 अमवात की बात की जा रही है, इसमें सही तादाद क्या है, सही फिगर सामने आए, और वो हम उनके सही फिगर को लेकर के और उसके मवाजने के साथ हम पहले सरकार को बोलेंगे कि ये अमवात गैर मामूली है। आम तौर पर इतनी अमवात होती नहीं है, ये गैर मामूली है। इन अमवात की वजूहात जानना ज़रूरी है। इसके लिए आप तहकीकात करो, और उसके लिए अगर वो तहकीकात के लिए तैयार नहीं होते तो फिर हम कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाएंगे। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ज़्यादा जोर हमारा इसलिए भी है क्योंकि बम्बई जा कर के सरकार के पास बात रखना या बम्बई हाईकोर्ट में अपील करना, ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। और हमारा शहर लीडरशिप के नाम पर बहुत ज़्यादा जो है तो वो मायूस हो चुका है। लीडरशिप की कमज़ोरी की बुनियाद पर आज हम लोग ये समझने लग गए हैं कि अब हमको कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिल सकता,
जो कुछ है उसको बर्दाश्त कर लेने की बात होती है और सहन करके खामोश बैठ जाने की बात होती है। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, जिस तरीके से 2001 के फसाद के बाद जस्टिस पाटिल कमीशन बैठाया गया, मालेगांव में कोर्ट बैठी, अगर मालेगांव में इंक्वायरी आई तो तमाम लोग अपने सारे सबूतों के साथ वहां रुजू करेंगे और वहां सबूत पेश किए जाएंगे किस तरीके से लापरवाही हुई, किन किन लोगों ने नालायकी की, कैसे दवाखाने बंद करवाए गए, कैसे दवाखाने बंद किए गए और कैसे इलाज नहीं मिलने की वजह से लोगों की जान गई। और फिर उनके कसूरवारों को सज़ा भी दिलवाने की कोशिश करेंगे और जिनके जाने गई है उनको इंसाफ मिले, उनके वर्षा को मुआवजा मिले, उसकी भी जद्दोजहद करेंगे। हमने बार बार हॉस्पिटल वालों से गुजारिश की कि अगर किसी सरकारी तौर पर आपको हुक्मनामा या कोई आदेश मिला था दवाखाने बंद करने का, तो आप उसकी कापी है उसके हमको बता दीजिए, आम कर दीजिए, ताकि आप पर से इल्ज़ाम हट जाए। मैं बोला कि ये सारे लोग हमारे हैं, शहर का ये शहर हमारा है, शहर के सारे लोग हमारे हैं, हम किसी पर इल्ज़ाम देना ही नहीं चाहते। अगर उनकी कोई मजबूरी थी तो वो इंक्वायरी में सामने आएगी और किसी ने अगर ज़बरदस्ती बंद करके रखा होगा तो फिर वो अपना अंजाम भुगतेगा। बीमारी के मुतालिक फंड भी आए, कारपोरेशन का बोलना है कि सिर्फ 20 लाख आया, ठीक है आज 20 लाख आया, लेकिन जो दूसरे मद के पैसे वो आप लोगों ने खर्च किए और उसके बाद में गवर्नमेंट से आपको मिलने वाला है और उसी पैसे को सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए था। मगर ये लोग जो है तो वो गुड़िया गुड्डे का खेल खेलते थे, आज यहाँ घर बना लिए, वहाँ पैसा खर्च कर दिए, बाद में बोले ये सही नहीं है तो चलो दूसरा घर बना लेंगे, वहाँ सही नहीं है चलो अब तीसरा घर बना लेंगे। तो तुमने जो पहला बनाया था सोच समझ करके क्यों नहीं बनाया? ये आवाम के रुपयों की बर्बादी तो है। मगर हम बोले, हमने कहा कि वहाँ पर ये बोलेंगे तो बरसरे इख्तियार पर हम उंगली उठा रहे, ऐसा हो जाएगा। किसी को पर उंगली नहीं उठा रहे। इंक्वायरी हो, उन्होंने सही ढंग से किया था, उनकी सोच अगर सही थी खर्च करने की तो कोई बात नहीं, और उसमें अगर उनकी नीयत कुछ गलत थी होंगी तो वो इंक्वायरी में सामने आएगा और बदउनवानी करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले बचेंगे नहीं। देखिए अभी जो आप लोगों के सामने सब यहाँ पर लोग हैं और इसके अलावा भी जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना और तादाद कम रखना, जमावबंदी आदेश है, उसके हिसाब से हम लोग तमाम लोग जो है फिलहाल लॉकडाउन जारी है, इसलिए हम लोग तमाम लोगों को कहीं इकट्ठा नहीं कर सकते। तो वक्त कम था, बोला ना कि ये दूसरा राउंड चलाने की बात करने लगे कि अब कोरोना का दूसरा राउंड भी आने वाला है, तो इसलिए हमको फौरी तौर पर ये बोलना पड़ा कि भाई जो भी चलाओगे चलाओ, मगर जैसा पिछले वक्त हो गया ऐसा अब नहीं होना चाहिए। अब हम इतनी जाने गंवाने के रवादार नहीं हैं, हम तो पिछली जो जाने गई है उसी के इंसाफ मांगने के लिए खड़े हैं। तो इसलिए फ़ौरन हमने मीटिंग रखी और अभी तमाम लोगों से रब्ता नहीं कर सके। अभी हम लोग लोगों को जिम्मेदारी देंगे कि वो शहर के तमाम समाजी मिली तंजीमों से, अदारों से, क्लबों से और खिदमतगारों से रब्ता करके उनको साथ में लेंगे हम। लॉकडाउन चूँकि कई दिनों तक जारी था और अभी खुदकुशी के वाक़यात भी बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या इससे आप लिंक करेंगे लॉकडाउन और खुदकुशी के जो वाक़यात हैं, इस सिलसिले में भी आप कुछ करने वाले? खुदकुशी के वाक़यात हुए, जुराइम बढ़ गए, कई कत्ल भी हो गए, लूट के कई वाक़यात हुए। अभी एक कारखानेदार को अली अकबर जो स्टेडियम अजीज़ कल्लू स्टेडियम के अंदर एक कारखानेदार को भी पकड़ करके पैसा लूटा गया। ये सब उसी वजह से, बीमारी की वजह से लॉकडाउन लगाया गया, कारोबार बंद हुए और कारोबार दोबारा शुरू करने के लिए ज़रूरी ये था कि जो कंटोनमेंट इलाकों से बाहर आना, मगर हमारे यहाँ पर जब एक मरतबा कंटोनमेंट जोन कर दिया गया तो उसको वक्त रहते कितना दिन हुआ, उतना वक्त मुद्दत पूरी हो गई तो कंटोनमेंट से आज़ाद करो और वहाँ कामकाज और लोगों के आने जाने के रास्ते खोलो। इस पर भी किसी ने तवज्जो नहीं दी। हमको सुन्नी ताजिया कमेटी की तरफ से मेमोरेंडम दिया गया और बहुत हम लोगों को, शहर के लोगों को नुमाइंदगी करना पड़ी, तब जा कर के हमको कंटोनमेंट से आज़ादी मिली। तो कारोबार शुरू नहीं हो सकता था, तो उसके भी सब असरात है। लोग डिप्रेशन का शिकार हुए, लोगों के पास पैसे नहीं, लोगों के बच्चे भूखे। वो जो रिक्शा वाले ने, अख्तराबाद के रिक्शा ड्राइवर ने, वो उसके बच्चे भूखे, बेचारा रोज़ी रोज़गार नहीं है, तो वो उसके डिप्रेशन में आकर के उसने खुदकशी की।